हेलो गाइस, ए प्लस प्रतिभा क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख किले व दुर्ग। तो आप प्रमुख किले व दुर्गों के बारे में बात करेंगे, इनके प्रमुख श्रेणियों के बारे में बात करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं किले और दुर्गों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख किले और दुर्ग के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्ग के बारे में। दुर्ग हमें पढ़ने हैं, किले हमें पढ़ने हैं, जैसे चित्तौड़ का किला है। जोधपुर के प्रमुख किले आएंगे, जैसे मेहरानगढ़ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि दुर्ग होता क्या है। तो दुर्ग काफी चौड़े और काफी मजबूत होते हैं। दुर्ग किला का ही क्या है, एक भाग है। किसका? किले का एक भाग क्या है? दुर्ग है। तो दुर्ग की मेन विशेषता क्या होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये दुर्ग है या किला है? तो देखिए, जो दुर्ग है उसमें राजकीय परिवार रहता था। कौन? राजकीय परिवार, यानी कि राजा और उसके जो घर के जो मेन सदस्य बोल सकते हैं, राजकीय परिवार रहता था। और किले की दीवारें की तरह इनकी दीवारें भी क्या होती हैं? मजबूत। और किले की अगर हम बात करें तो राजकीय परिवार के साथ साथ जैसे राजकीय सेना है, पदाधिकारी है, सेनापति है, वो सारे किसमें रहते थे? किले में। ठीक है, समझ में आ गई बात? जिसको याद नहीं रहता वो लिख सकता है कि किले और दुर्ग में अंतर क्या है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे किले और दुर्ग। सबसे पहले लिख लीजिए किले और दुर्ग। तो सबसे पहले लिखे दुर्ग। इसके बाद हम दुर्गों के प्रकार भी देखेंगे। तो ये काफी चौड़े और मजबूत होते हैं। लिख लीजिए काफी चौड़े एवं मजबूत होते हैं। मजबूत होते हैं। कौन रहता है इनमें? तो दुर्ग किला का है ये क्या है? प्रकार है, छोटा रूप है, ये बोल सकते हैं। तो राजकीय परिवार वाली बात लिख लीजिए कि इसमें कौन रहता है? राजकीय परिवार रहता है। इंपॉर्टेंट यही है बस, इसमें परिवार रहता है। अब बात करते हैं हम किले के बारे में। तो किले की दीवारें भी काफी मजबूत और चौड़ी होती हैं। क्या होती हैं? काफी मजबूत और चौड़ी। तो लिख लीजिए दुर्ग। किला लिखिए अब। तो राजकीय परिवार के साथ साथ और क्या रहती है? सेना भी रहती है। तो लिख लीजिए अन्य पदाधिकारी रहते हैं। लिखिए राज परिवार के साथ अन्य पदाधिकारी भी रहते हैं। अन्य पदाधिकारी या सेनापति, यानी कि जो उसकी सेनापति हैं, प्रमुख। तो ये छोटी सी बात है, इनके बारे में एग्जाम में नहीं पूछी जाती कि दुर्ग और किले में अंतर बताओ। लेकिन हम दुर्ग और किले पढ़ रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि दुर्ग और किले में अंतर क्या है। तो दुर्ग काफी चौड़े और मजबूत होते हैं, इनमें राजकीय परिवार रहता है। किले में क्या होता है? राज परिवार के साथ साथ अन्य पदाधिकारी जो प्रमुख सेनापति हैं वो भी रहते हैं। तो अब बात करेंगे हम सबसे पहले किलों के बारे में। मास्टर कैप्सूल के क्या विचार हैं? वीर विनोद जिनका ग्रंथ है श्यामल दास, उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले आप ये नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात करेंगे मास्टर कैप्सूल के अनुसार। तो हेडिंग लगा लीजिए मास्टर कैप्सूल। मास्टर नाम है ये। मास्टर कैप्सूल। तो राजस्थान में किलों का सर्वप्रथम अगर साक्ष्य से पूछा जाए, यानी कि सबसे पहले हमें ये पता कहां से चला था किलों के बारे में या फिर दुर्गों के बारे में, तो कालीबंगा सभ्यता बहुत ही फेमस है, उससे हमें पता चला था किले और
दुर्गों के बारे में। तो राजस्थान में सर्वप्रथम किलों का साक्ष्य पूछ लिया जाए, किलों का साक्ष्य कालीबंगा हनुमानगढ़। लिख लीजिए राजस्थान में किलों का साक्ष्य, लिखिए राजस्थान में किलों का साक्ष्य कहां से मिला? तो कालीबंगा हनुमानगढ़ से। कालीबंगा सभ्यता है, स्थान कौन सा है? हनुमानगढ़। तो लिख लीजिए सर्वप्रथम किलों का साक्ष्य कहां से? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। तो किले या फिर दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो तीसरा। प्रथम कौन सा है, किसका है? महाराष्ट्र का। अगर राज्य की बात करें तो लिख लीजिए किलों या फिर दुर्गों की संख्या के आधार पर राजस्थान का देश में स्थान है तीसरा। किलों में दुर्गों में सीधा लिख लीजिए राजस्थान का स्थान। कौन सा है? तीसरा है। तो देखिए हम क्या जानते हैं कि राजस्थान में किलों की संख्या, दुर्गों की संख्या बहुत है। तो राजस्थान का स्थान तीसरा कैसे हुआ? क्योंकि प्रथम जो है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में राजस्थान से भी ज्यादा किले और क्या है? दुर्ग है। तो लिखना चाहे वो लिख सकता है प्रथम स्थान महाराष्ट्र। प्रथम स्थान महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। तो देखिए राजस्थान में किलों का साक्ष्य पूछ लिया जाए तो देखिए क्लास में ध्यान रहेगा तो यही सारी बातें याद हो जाएंगी। तो कालीबंगा हनुमानगढ़ ज्यादा हार्ड है नहीं। किले और दुर्गों में राजस्थान का स्थान तो तीसरा। प्रथम स्थान किनका है? महाराष्ट्र का। तो सबसे प्राचीन किला अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ? भटनेर हनुमानगढ़। भटनेर का किला कहाँ है? तो हनुमानगढ़ में है। तो ये बात नोट कर लीजिए, राजस्थान का जो प्राचीन किला है, सबसे प्राचीन किला भटनेर है। उसका स्थान कहाँ है? भटनेर का किला स्थित कहाँ है? हनुमानगढ़ में। तो लिख लीजिए सबसे प्राचीन किला। सबसे प्राचीन किला हनुमानगढ़। या भटनेर हनुमानगढ़ लिख लीजिए, हमें पता ही है भटनेर स्थान तो है नहीं, भटनेर किला है। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। सबसे नवीनतम अगर पूछ लिया जाए तो एक मोहनगढ़ का किला है, वो कहाँ है? जैसलमेर में। लिखना चाहे वो लिख सकता है। सबसे प्राचीन ये ज्यादातर पूछा गया क्वेश्चन है, जो नवीन है वो कम ही पूछा जाता है, लेकिन आप लिख लीजिए सबसे नवीनतम किला मोहनगढ़ जैसलमेर। सबसे नवीनतम किला कौन सा है? मोहनगढ़। तो मोहनगढ़ है कहाँ ये? तो ये है जैसलमेर। कहां पर? जैसलमेर में। तो देखिए मास्टर कैप्सूल के बारे में हम बात करें तो उन्होंने बताया कि राजस्थान में किलों का साक्ष्य कहां से? कालीबंगा हनुमानगढ़ से। किलों या दुर्गों में राजस्थान का जो स्थान है वो कौन सा है? तीसरा है। प्रथम स्थान किनका है? महाराष्ट्र राज्य का है। सबसे प्राचीन किला हनुमानगढ़ हनुमानगढ़ में है भटनेर का किला, और सबसे नवीनतम किला है मोहनगढ़ जैसलमेर। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं वीर विनोद के बारे में थोड़ी सी। तो देखिए वीर विनोद किसका ग्रंथ है? श्यामल दास का। तो इनके अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्ग थे। कितने? 84 दुर्ग। सुनते रहिए आप, एक बार लिखना नहीं है किसी को भी। तो 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो वीर विनोद जो ग्रंथ है श्यामल दास का, उन्होंने तो ये कहा है कि 84 दुर्ग थे मेवाड़ में कुल, और उनमें से जो 32 दुर्ग है उनका निर्माण अकेले किसने करवाया था? कुंभा ने करवाया था। किसने करवाया था? कुंभा ने। महाराणा कुंभा ने करवाया था। तो देखिए राजस्थान में किलों का जो निर्माता है वो कौन है? राणा कुंभा है।
कितने किलो का? 84 में से 32 दुर्गों का जो निर्माता है वो कौन है? कुंभा है। पश्चिमी राजस्थान में किलों का निर्माता की अगर बात करें, पश्चिमी राजस्थान का मैंने नाम नहीं लिया है, सीधा अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि वीर विनोद के अनुसार मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया, तो राइट आंसर कुंभा होगा। लेकिन अगर नाम राजस्थान के आगे पश्चिमी आगे आ जाए, यानी कि पश्चिमी राजस्थान पूछ लिया जाए, तो पश्चिमी राजस्थान में जो सर्वाधिक किलों का निर्माता है वो कौन? राव मालदेव है। ध्यान में रखिएगा दोनों, एक के आगे पश्चिमी, एक के आगे नहीं है। पश्चिमी राजस्थान में कौन कौन से आएंगे? जैसे जिले हैं, जोधपुर है, बीकानेर है, बाड़मेर है, जैसलमेर है, राजसमंद, अजमेर, सीकर, ये सारे क्या है? पश्चिमी जिले ही तो हैं। तो जैसे कि बीकानेर आ गया इसमें, तो बीकानेर में कौन सा है? जूनागढ़ है, ठीक है। जोधपुर में आ जाएगा मेहरानगढ़ है, जैसे जोधपुर में। तो ये सारे क्या हैं? पश्चिमी राजस्थान में जो जिले आएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि जैसलमेर, बाड़मेर, ये सारे, तो इनमें जो किले हैं, इनमें जो किले हैं वो पश्चिमी राजस्थान में ही तो आएंगे। तो उनमें पूछ लिया जाए तो कौन? राव मालदेव। तो ये बात हम नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे दुर्गों का वर्गीकरण। ठीक है, समझ में आ गई होगी बात। तो चलिए अब इसे लिखते हैं। पश्चिमी राजस्थान के ये जो जिले हैं लिखवाने की आवश्यकता नहीं है, ये आपको मैप याद करना पड़ेगा। तो देखिए, वीर विनोद श्यामल दास, वीर विनोद लिख लीजिए, याद रह जाएगा। इनके अनुसार क्या है, लिखो तो फिर। अनुसार मेवाड़ में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण, 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया। अब नोट कर सकते हैं आप, कुंभा ने करवाया। तो राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा। राणा कुंभा लिख लीजिए, लिखिए राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन? राणा कुंभा। राणा कुंभा। और पश्चिमी राजस्थान नाम आ जाए तो पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों के जो निर्माता है वो राव मालदेव। ध्यान में रखना ये बात, तो लिख लीजिए पश्चिमी राजस्थान में, राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलों के निर्माता कौन? राव मालदेव। राव मालदेव। तो अब हम बात करेंगे दुर्गों के वर्गीकरण के बारे में। अब ये बार बार दोहराने की आवश्यकता है नहीं, आपको याद ये बातें हो गई होंगी। वीर विनोद के अनुसार 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने करवाया। सर्वाधिक किलो का निर्माता कौन? राणा कुंभा। पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किलो का निर्माता कौन? राव मालदेव। अब बात करेंगे मनुस्मृति की। तो मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। और कौटिल्य के अनुसार कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार। और शुक्र नीति के अनुसार कितने प्रकार हैं? 9 प्रकार। तो इंपॉर्टेंट है वो प्रकार हम देखेंगे, लेकिन एक बार नोट कर लीजिए आप, मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 6। लिखो, मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों की संख्या नहीं है, दुर्गों के प्रकार है। लिखिए, दुर्गों के
प्रकार कितने हैं? तो 6 प्रकार हैं। कौटिल्य के अनुसार कितने हैं? 4 प्रकार हैं। तो लिखो 4 कितने हैं? 4 हैं। तो शुक्र नीति की अगर हम बात करें कितने प्रकार, अरे ये 9, हाँ ये 4 है, शुक्र नीति के अनुसार 9 है। देखो 9 प्रकार। तो मनुस्मृति के अनुसार दुर्गों के प्रकार कितने हैं? 6 प्रकार हैं। कौटिल्य के अनुसार कितने हैं? 4 हैं। शुक्र नीति के अनुसार कितने हैं? 9 है। अब हम बात करेंगे जो कौटिल्य के अनुसार 4 दुर्ग हैं वो है कौन कौन से? शुक्र नीति के अनुसार दुर्गों के कितने प्रकार बताए गए हैं कि 9 प्रकार के हैं, जैसे कि उनमें पारीख दुर्ग आएगा, पारित, धानवन, ये सारे दुर्ग आएंगे। तो अब हम इनकी बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कौटिल्य के अनुसार देखेंगे क्योंकि ये बार बार पूछे जाते हैं। देखा ये हेडिंग कौटिल्य के अनुसार दुर्गों के प्रकार, या फिर कौटिल्य के अनुसार लिख लीजिए सीधा ही। कितने प्रकार बताए? 4 प्रकार। तो लिख लीजिए सबसे पहले ओदक है, धानवन है, गिरी है और वन है। ये कितने प्रकार है कौटिल्य के अनुसार की दुर्ग? तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 ही प्रकार के दुर्ग होते हैं। दिखाई दे रहा है? तो देखिए ओदक दुर्ग, धानवन दुर्ग, ओदक दुर्ग, धानवन, धानवन अलग है और वन अलग है। लिखिए गिरी और वन। तो ये सारे दुर्गों के क्या है? प्रकार हैं। ओदक, धानवन, गिरी और वन। तो चारों ओर जो जल से घिरा हुआ, ओदक यानी जल भी होता है, पर्यायवाची पढ़ते हैं ना। तो ओदक यानी कि जो चारों ओर से जल से घिरा हो, जैसे गागरोन है। तो प्रकार जो इनके उदाहरण है वो बाद में देखेंगे, अब तो इतना ही देख रहे हैं हम। ओदक कौन से होते हैं, दानवन हम आइडिया लगा सकते हैं इनसे, और गिरी कौन से है और वन कौन से है। तो चारों ओर से जल से जो घिरा हुआ दुर्ग होता है वो ओदक। लिखिए चारों ओर से जल से घिरा हुआ, चारों ओर से जल से घिरा हुआ, चारों ओर से जल से घिरा हुआ दुर्ग कौन सा होगा? ओदक। धानवन रेगिस्तान या जो मरुस्थल से निर्मित किला होगा धानवन। लिख लीजिए रेगिस्तान या मरुस्थल से निर्मित, रेगिस्तान या मरुस्थल में जो निर्मित होता है वो कौन सा होगा? धानवन। मरुस्थल में निर्मित। गिरी कौन सा होगा? गिरी किसे बोलते हैं? पहाड़ को बोलते हैं ना। तो पहाड़ी पर जो निर्मित किला होगा वो कौन सा होगा? गिरी। तो लिखिए पहाड़ी पर बना दुर्ग या पहाड़ी पर निर्मित लिख लीजिए, नोट्स बना रहे हैं तो। पहाड़ी पर निर्मित। वन कौन सा होगा? जिसके चारों ओर क्या होगा? घना जंगल होगा। ठीक है, चारों ओर घना जंगल होगा। तो देखिए ओदक है जल से घिरा हुआ दुर्ग, चारों ओर से जिसके जल हो और बीच में क्या हो? दुर्ग हो। तो वो कौन सा होगा? ओदक होगा। धानवन की अगर बात करें तो जो बिल्कुल रेगिस्तान में मरुस्थल में निर्मित होगा वो कौन सा होगा? धानवन होगा। गिरी कौन सा होगा? पहाड़ी पर निर्मित दुर्ग और वन से घिरा हुआ, यानी जिसके चारों ओर वन ही वन हो, जंगल हो, तो वो कौन सा होगा? वन होगा। तो देखिए अब बात करते हैं हम सुकरनीति के जो अनुसार दुर्ग हैं उनके बारे में। तो कितने दुर्ग थे? 9 प्रकार के। अब उन्हें 9 प्रकार की बात करते हैं। लिख लीजिए सुकरनीति के अनुसार दुर्गों के
प्रकार। शुक्र नीति के अनुसार, ये तो पता ही है, हम प्रकार पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले पारीख लिखिए। पहला प्रकार है पारीख। पारीख तो याद हो गया, लास्ट में क्या आ रहा है, ख आ रहा है, उससे हम याद कर सकते हैं, जिसके चारों ओर क्या हो, खाई हो, तो लिखो चारों ओर खाई हो। जिसके चारों ओर खाई हो तो कौन सा होगा वो, पारिख दुर्ग। अब बात करते हैं पारिद। पारिद और पारिख अलग अलग है, जिसके चारों ओर क्या हो, एक दीवार हो। द से क्या होगा, दीवार। ये मत समझ लेना मिस प्रिंटिंग में हो गए, पारिख अलग है और पारिद अलग है, तो लिखो जिस चारों ओर दीवार हो। चारों ओर दीवार हो। कितने प्रकार हो गए, दो प्रकार। अब है वन दुर्ग। एक प्रकार कौन सा है, वन जिसके चारों ओर जंगल हो। चारों ओर क्या हो, जंगल हो। अब बात करते हैं एरन दुर्ग की। तीन तो ये हो गए प्रकार, अब लिख लीजिए। बात करते हैं एरन की, तो चारों ओर पथरीला व कांटेदार क्या हो, रास्ता हो, झाड़ियां हो। लिखिए एरन, चारों ओर पथरीला रास्ता हो, कांटेदार झाड़ियां हो। वो कौन सा प्रकार है, एरन है। जल दुर्ग, जो चारों ओर क्या हो, जल से घिरा हुआ हो, तो लिखिए ये प्रकार है, चारों ओर जल से घिरा हो। तो चारों ओर क्या हो, जल से घिरा हो। अब बात करते हैं गिरिदुर्ग की, तो पहाड़ी पर निर्मित जो किला होगा। पीछे हमने कोटिले वाले में भी पढ़ा था ना, ये चारों ओर पहाड़। एक सहाय दुर्ग है, एक सैन्य है, और एक क्या है, गिरी है। तो देखिए धानवन हो गया क्या, नहीं हुआ, धानवन लिखिए, एक गिरी, गिरी हो गया, सैन्य व सहाय। सैन्य नहीं हुआ ना, और सहाय। तो धानवन कौन सा होगा, धानवन वो होगा जो रेगिस्तान में निर्मित हो। मरुस्थल या रेगिस्तान लिख सकते हैं, मरुस्थल या रेगिस्तान में निर्मित कौन सा होगा, धानवन। अब एक तो आता है सैन्य और एक आता है सहाय। तो सैन्य कौन सा, सैनिकों के लिए बनाया गया जो किला है, वो तो कौन सा होगा, सैन्य होगा। सहाय क्या है, जिसमें भाई बंधु और रिश्तेदारों के लिए भी क्या हो, रहने की व्यवस्था हो, या फिर उनके लिए ही बनाया गया हो, वो कौन सा होगा, सहाय। तो सबसे पहले बात करेंगे सैन्य की, लिख लीजिए सैन्य में सैनिकों के लिए बनाया गया किला। सैनिकों के लिए बनाया गया किला कौन सा होगा, सैन्य होगा। सहाय कौन सा होगा, अपने भाई बंधुओं और रिश्तेदारों के लिए जो बनाया गया होगा, वो कौन सा होगा, सहाय होगा। तो लिखिए अपने भाई बंधु एवं रिश्तेदारों के लिए बनाया गया, यानी कि उन पर कोई संकट आए तो वो वहां पर आराम से रह सके या अपनी रक्षा कर सके। तो सबसे पहले देखिए पारिख
ख से याद हो गया खाई, द से दीवार जिसके चारों ओर दीवार हो, और पारिक का मतलब ये जिसके चारों ओर खाई हो। वन चारों ओर जंगल ही जंगल हो, वो वन होगा। अब एरन की बात करें तो चारों ओर पथरीला रास्ता में कांटेदार झाड़ियां। जल दुर्ग जिसके चारों ओर जल है, जल से घिरा हुआ दुर्ग। गिरी है जिसके चारों ओर पहाड़ हो, दानवन है मरुस्थल या रेगिस्तान में निर्मित। सैन्य है सैनिकों के लिए बनाया गया किला, और सहाय क्या अपने भाई व बंधु रिश्तेदारों के लिए बनाया गया किला। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए कौटिल्य के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा है, मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला कौन सा, इनके बारे में और बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर बात करें कौटिल्य व मनुस्मृति के आधार पर, सर्वश्रेष्ठ जो किला है वो गिरी है, यानी कि जिसके चारों ओर क्या हो, पहाड़, गिरी वाला। तो लिखिए कौटिल्य व मनुस्मृति के आधार पर सर्वश्रेष्ठ किला, कौटिल्य व मनुस्मृति, मनुस्मृति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ किला, किला कौन सा है, गिरी है। यानी कि जो गिरी दुर्ग, जो गिरी के श्रेणी में आते हैं वो सारे क्या है, श्रेष्ठ है। किन के अनुसार, कौटिल्य और उनकी मनुस्मृति के आधार पर। तब बाद नेक्स्ट देखिए शुक्र नीति के अनुसार अगर बात करें तो कौन सा, उन्होंने कौन सा सर्वश्रेष्ठ माना, तो सैन्य माना, इसमें सेना रहती हो। शुक्र नीति के अनुसार सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सैन्य, जिसमें क्या रहती हो, सेना रहती हो, हर समय सेना रहती हो। तो इतनी बात तो याद हो गई होगी। अब बात करेंगे यूनेस्को की जो विश्व धरोहर सूची में शामिल हैं उन किलों के बारे में। तो उनके लिए वो एक ट्रिक भी आती है ना, आम, गाजर और चीकू। तो जो ट्रिक से लिखना चाहे वो ट्रिक से लिख सकता है, बिना ट्रिक के लिखना चाहे वो बिना ट्रिक के लिख सकता है। तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल जो किले हैं कब किए गए थे, 2013 में किए गए थे। कौन से दुर्गों का जो शामिल किया गया था, जैसे आमेर है, गागरोन है, रणथंभौर है, चित्तौड़गढ़ है, रणथंभौर है। तो ये सारे कौन से हैं जो शामिल किए गए थे। तो लिख लीजिए कितने शामिल किए गए थे, 6 शामिल किए गए थे। लिखिए लिखिए यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किए गए थे, 2013 में। कितने किए गए, कितने शामिल किए गए, तो लिखिए 6 किए गए। तो इनकी ट्रिक क्या है, आम, गाजर, चीकू। को से कौन सा हो गया, कुंभलगढ़, कुंभलगढ़। ची से कौन सा हो गया, चित्तौड़। आमेर, गागरोन, रणथंभौर, आमेर हो गया, गागरोन हो गया, सोनार नहीं है क्या, जैसलमेर का सोनार का जो किला। तो देखिए कौन कौन सा है, गागरोन का किला कहाँ है, झालावाड़। आमेर लिख लीजिए, जिनके ध्यान में नहीं है स्थान वो लिख लीजिए। गागरोन का किला झालावाड़, और सोनार का किला कहाँ, जैसलमेर।
रणथंभौर का किला, सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर कुंभलगढ़ में, राजसमंद और चित्तौड़ का चित्तौड़गढ़। तो देखिए कौन कौन से हो गए, आमेर हो गया, गागरोन, सोनार, रणथंभौर और चित्तौड़। ये 1 2 3 4 5 और हो गए ना 6, तो ये 6 है। अब बात करते हैं हमें नेक्स्ट, तो यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किए गए, अगर बात करें तो 2013 में किए गए। कितने शामिल किए गए, तो 6। जो ट्रिक से लिखना चाहे वो ट्रिक से लिख सकता है, जिसको ट्रिक से नहीं लिखना वो नंबरिंग से लिख सकता है। तो अब कल हम बात करने वाले हैं चित्तौड़ के किले के बारे में। आज के लिए इतना ही, ये याद रखिए।